नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 की आरोह भाग फेस्ट है, उसमें तीसरा जो अध्याय है वो है सत्यजीत राय हैं, उनके द्वारा लिखा गया एक संस्मरण अप्पू के साथ 2.5 साल। उसके बारे में एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कक्षा 11 की आरोह भाग फेस्ट है उसमें आप लोग ये पंक्तियों को ध्यान दीजिएगा। ये व्याख्याता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक पाठ के ऊपर लिखी हुई हैं। ये ना तो आपको किसी कोचिंग में बताई जाएंगी और ना ही आपका खुद का दिमाग यहाँ पर जाएगा, एग्जामिनर का दिमाग जाएगा और वो यहाँ से पंक्ति पुटअप करेगा और उस वक्त बड़ा धोखा होगा। ये मेरी बात उस वक्त आपको बहुत याद आएगी अगर बाय द वे प्रश्न आ गया तो ये पंक्तियाँ सभी याद कीजिएगा। तो देखिए, सत्यजीत राय लिखते हैं कि अच्छी तकनीकी वह है जिसका इस्तेमाल न दिखाई पड़े। यानी अच्छी तकनीक तो वही होती है ना जिसके बारे में पता ही नहीं चल सके अपन को कि कहाँ क्या हो गया। ये इन्होंने पटकथा के 16 के साक्षात्कार से लिया गया है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनके जन्म और मृत्यु बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। सत्यजीत राय हैं, उनका जन्म हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था, कोलकाता पश्चिमी बंगाल में, और देहांत वो 1992 में हुआ था। इनकी प्रमुख फिल्में अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बांका बायन, पाथेर पांचाली, शतरंज की खिलाड़ी और सदगत्ती, ये इनकी फिल्में हैं। अब ये एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न भी पूछ सकता है। वो यूँ पूछेगा कि निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत राय की नहीं है, वो क्या करेगा, या फिर कौन सी रचना सत्यजीत राय की नहीं है। क्योंकि वो फिल्म का नाम देगा तो आप लोग भी समझ जाओगे, परंतु वो रचना का पूछेगा। इनकी रचनाएं ये हैं: प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाह की अंगूठी आदि। अब अपने को ये भी रचनाएं लग रही हैं क्योंकि अपना दिमाग तो हमेशा रचना में घुसा रहता है, फिल्मों की तरफ तो जाता ही नहीं है ना पाठ पढ़ते समय। तो ये फिल्में हैं सारी: अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बांका बायन, पाथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी, सदगत्ती। ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी फिल्में हैं। ये शतरंज की खिलाड़ी और सदगत्ती हिंदी की फिल्में हैं। शतरंज की खिलाड़ी रचना अगर पूछ ली जाए तो प्रेमचंद की है, उस पर भी सत्यजीत राय ने फिल्म फिल्माई है, मतलब फिल्म बनाई है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे अपना ध्यान नहीं जाता है विद्यार्थी जीवन में। ये सारी फिल्में हैं, ये रचनाएं: प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाह की अंगूठी, ये इतनी इनकी रचनाएं। इनको बहुत अच्छे पुरस्कार मिले हैं। फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर भी मिला है इनको फिल्मी जगत में, और भारत रत्न सहित फिल्म जगत के बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। सन 1992 में इस महान इंसान का क्या हो गया था? निधन हो गया था। भारतीय सिनेमा जो है ना, उसको कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय का नाम अगली कतार में है। सत्यजीत राय बंगाली होते हुए भी बहुत सी फिल्में फिल्माई हैं। इनकी पहली फिल्म है, इनके निर्देशन में फिल्माई गई पहली फीचर फिल्म पाथेर पांचाली, जो बंगला भाषा में है। इस पाथेर पांचाली का शाब्दिक अर्थ होता है राह गीत। पाथेर मतलब पथ, राह, पांचाली एक लोकगीत होता है वहाँ पर बंगला में। तो पाथेर पांचाली का शाब्दिक अर्थ अगर पूछ ले तो पथ गीत होता है। यह बंगला भाषा में 1955 में प्रदर्शित की गई थी। अच्छा प्रश्न है कि सत्यजीत राय की पहली फिल्म कब प्रकाशित हुई थी? 1955 में। कौन सी? पाथेर पंचाली। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे आप अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कहते चलिएगा, जिससे कि दोबारा पढ़ने में आपको कोई कठिनाई या कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनकी फीचर फिल्मों की संख्या कुल कितनी है? 30 के लगभग मानी गई है। ठीक है, इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को एक समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इसके माध्यम से माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच में एक समझ विकसित कर दिए। इन्होंने एक नई समझ विकसित की है, इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। ध्यान देने की बात तो यह है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनी हुई है, यानी साहित्यिक विधाओं पर, उपन्यासों पर, कहानियों पर, इन पे बनी है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बंगला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं। ये बंगला के साहित्यकार हैं, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, और हिंदी के प्रेमचंद को भी इन्होंने शामिल किया। जो शतरंज की खिलाड़ी अपन ने ऊपर पढ़ी थी ना इनकी फिल्म, वो शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी पर बनाई गई है। आगे देखिएगा, फिल्मों में पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा सत्यजीत राय ने बंगला में बच्चों और किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही सहजिंदगी के साथ में किया है। उनकी लिखी गई कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों का भी सहज संसार इन्होंने खड़ा किया है।
यानी इन्होंने जो लिखी कहानियाँ उनमें जासूसी, साथ में रोमांस भी दिखाया है, साथ साथ में पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके साथ में भी सहज व्यवहार करना भी इन्होंने सिखाया है। अप्पू के साथ 2.5 साल ये विधा संस्मरण है, ध्यान रखना। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण पाथेर पंचाली फिल्म के जो अनुभव थे उनसे संबंधित है। इन्होंने जब सबसे पहले फिल्म बनाई पाथेर पंचाली, उनमें इनको किन समस्याओं से गुजरना पड़ा, किस प्रकार से कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, किस प्रकार का इनको अनुभव हुआ, वो सारी बातें इन्होंने लिखा है। जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी एक घटना थी, भारतीय फिल्म इतिहास में, क्योंकि यह इनकी पहली फिल्म थी इसके रूप में दर्ज हुई। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का भी पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्म दुनिया में हमें अपने ग्लैमर से चुंधिया हुई जान पड़ती है, यानी फिल्मी दुनिया है ना, अपने ग्लैमर से आम जनता को चुंधियाती रहती है। एक्चुअल में अपन देखते हैं ना, जैसे कोई नायक होता है, वो विलेन को गोली मार देता है, वो मर जाता है, दोबारा वही आदमी दूसरी फिल्म में आ जाता है। वो गोली कैसे लगती है, उसके खून कहाँ से निकलता है, क्या होता है, ये सारे का सारा कैमरे का इस्तेमाल है। समझ रहे हो? तो यही यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि फिल्मी दुनिया में हमें ग्लैमर से जो चुंधियाई हुई जान पड़ती है, उसका ऐसा सच हमारे सामने आ जाता है, जिससे कि साधनहीनता के बीच में अपने कला दृष्टि को साकार करने का भी एक संघर्ष था। इन्होंने बहुत संघर्ष किया इस फिल्म के माध्यम, इस फिल्म को बनाने के लिए। तो वो भी अपन पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसे वाकई ऐसे लगेगा कि अपन एक फिल्म देख रहे हैं। और इस पाठ में का भाषांतरण है वो विलास गीते के द्वारा किया गया। ये जो पाठ है ना, अप्पू के साथ 2.5 साल, ये मूल रूप से बांग्ला में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, और इसको हिंदी में अनुवाद विलास गीते ने किया है। तो ये द्वितीय श्रेणी या के लिए एक अच्छा प्रश्न बनता है। द्वितीय श्रेणी में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसका अनुवाद किसने किया है। तो ध्यान रखना, हर विधा, पाठ की जो विधा है वो याद रखना, हर लेखक कवि का जन्म मृत्यु याद रखना, उस पाठ की विधा और इसका अनुवाद इसकी मूल भाषा में कैसे लिखा गया है, ऐसे। ठीक है। किस फिल्मकार ने, यानी किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बिल्कुल होती है। बनने या नहीं बनने की अमूर्त शंकाएं उसे घिरी रहती है कि फिल्म बनेगी कि बीच में रह जाएगी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार को एक नया जन्म लेता है, यानी फिल्मकार को एक गहरी सांस आती है, ठंडी सांस लेता है, एक नया जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान फिल्मकार का अनुभव संसार को इतना रोमांचकारी होता है कि वह अपने जीवन में बचपन की जो स्मृतियों की तरह है हमेशा जीवंत बना रहता है, यानी बचपन की जो यादें होती है ना, वैसे उसके साथ रहता है वो। इस अनुभव संसार में दाखिल होना एक बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कोई कम नहीं है। तो अब ये सत्यजीत रॉय हैं, वो अपने अनुभवों के बारे में अपन को बताएंगे, अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। कालखंड मतलब समय का एक हिस्सा होता है, सभी जानते हैं। स्थगित मतलब रोक दिया गया। भाड़ा किराया होता है। कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता या तारतम्यता या लगातार को भी बोल सकते हैं। शॉट जो दृश्य होते हैं ना, उनको शूट करना होता है ना, कि शॉट लिया। साउंड रिकॉर्डिंग मतलब आवाज़ को रिकॉर्डिंग करने वाला। पुकर, पुकर यानी एक तालाब होता है, उसको पोखर को बोलते हैं। नवागत होना, नए क्षेत्र में आना। नदारद, गायब। भात, ये पके हुए चावल होते हैं। बॉयलर, ये रेलगाड़ी के इंजन का वह हिस्सा है जिसमें कोयला डाला जाता था ना, वो बॉयलर। और वास्तु सर्प एक ऐसा सर्प होता है जो जिस घर में अक्सर दिखाई देता है। मान्यता के अनुसार वो कुलदेवता का सर्प होता है, जिसे अपन शेषनाग बोलते हैं। तो ये बंगला में वास्तु सर्प कहा जाता है उस शेषनाग को। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आप अंत तक बने रहिए और साथ साथ में जैसे मैं आपको बतला रहा हूँ वैसे आप लोग अंडरलाइन करते चलिएगा। आपको बहुत दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अप्पू के साथ 2.5 साल, तो ये पाथेर पंचाली, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पथ गीत। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था और इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज शूटिंग होती नहीं थी। ये सत्यजीत रॉय कहते हैं कि पूरे 2.5 साल तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। लेखक उस समय नौकरी किया करते थे विज्ञापन कंपनी में। नौकरी के काम में जब भी हमें फुर्सत मिलती तो हम शूटिंग पर आ जाया करते थे, यानी नौकरी के काम से छुट्टी मिलती तो ये शूटिंग करते। देखो कितना संघर्ष करते हैं, एक आदमी 2-2 3-3 काम कर रहा है। अब यहाँ से बहुत अच्छी प्रेरणा मिल सकती है अपन को। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसा भी नहीं था। बिल्कुल सही बात है, हर किसी के पास में जो काम शुरू करता है तो एकदम से उसके पास पैसा नहीं होता है। अनुभवों से वो धीरे 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 एक बहुत बड़ी हस्ती बन जाता है, परंतु धीरे धीरे बनता है, एक मुश्त वो नहीं बन सकता। पैसे खत्म होने के बाद में फिर से पैसे जमा करने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती है, यानी रोकनी पड़ती थी। अच्छी शिक्षा मिली कि नहीं मिली। शूटिंग का आरंभ होता है।
शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने वाले जो कलाकार होते हैं ना, उनको इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन भी करना पड़ता है। यानी इन्होंने भी एक आयोजन किया। विशेष करके अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का चाहिए। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि कितने साल का लड़का? 6 साल का लड़का। मिल नहीं रहा था तो आखिरकार मैंने अखबार में इस संदर्भ में एक इश्तहार दे दिया, मतलब एक विज्ञापन दे दिया कि भैया एक अप्पू की भूमिका निभाने वाला हमें एक अच्छा 6 साल का लड़का चाहिए। रास बिहारी, ये बिल्डिंग का नाम है, एवेन्यू की एक बिल्डिंग थी, उसमें मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया, किराए पर लिया। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, बहुत से लड़के आए, परंतु लेखक को जिस अप्पू की भूमिका निभाने की तरह जिस तरह के लड़के की आवश्यकता थी वैसा लड़का मिल नहीं रहा था, तो लेखक अंदर से बहुत परेशान था। एक दिन लड़का आया, उसके गर्दन पर बाल लगा हुआ एक पाउडर था। देख करके शक हुआ। नाम पूछने पर पता चला कि नाजुक आवाज़ में वो बच्चा बोलता है, मेरा नाम है टिया, यानी प्यारी सी मधुर सी आवाज़ में। उसके साथ उनके पिताजी आए तो मैंने पूछा, क्या अभी भी इसके बाल कटवा कर लाए हैं? सज्जन थे बेचारे, पकड़े गए, सच छुपा नहीं सके, असल में वह मेरी बेटी है। बेचारे ने सच बता दिया कि ये जो मैं अप्पू की भूमिका निभाने के लिए लाया हूँ, ये टिया नाम की, ये मेरी बेटी है। सही है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा में, यानी अप्पू की भूमिका निभाने वाला मिलने की आशा में उससे मैं बाल कटवा करके यहाँ पर ले आया हूँ। सच्चाई बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञापन दे करके अप्पू की भूमिका के लिए सही लड़का न मिलने के कारण मैं बेहाल था, यानी परेशान था। यानी आदमी कोई काम इच्छा से करता है, अपने मन से करता है, और वो नहीं हो पाता तो वो परेशान सा हो जाता है। एक दिन क्या हुआ कि आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत पे टहल रही थी, तो उसने नीचे आकर के मुझसे बोला कि अपने पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पाथेर पंचाली फिल्म का अप्पू बना था। असली नाम पूछा जा सकता है कि अप्पू की भूमिका निभाने वाले बच्चे का सही नाम क्या था, तो सुबीर बनर्जी। अच्छा प्रश्न बनेगा। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। पहले कैसे पता चलता है? मुझे भी पता नहीं था। मैंने सोचा कि पाठ पूरे करवा दिए, परंतु डिलीट हो गए, वापस करवाने पड़ रहे हैं। ऐसा ही इनके साथ हुआ। पहले अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे थे वैसे वैसे मुझे डर भी लगने लगा था। अप्पू और दुर्गा ये दोनों रिश्ते में भाई बहन है, ध्यान रखना। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अप्पू की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। यानी फिल्म को किस प्रकार से दिखाई देंगे कि पहले छोटे छोटे बच्चे थे, अब ये अचानक बड़े, होता ना ऐसा। लेकिन मेरी खुश किस्मत इसमें थी कि उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बड़े थे। ये लेखक की बहुत बड़ी खुशकिस्मत है। एक और बड़ी किस्मत है, इसमें एक इंदिरा ठुकराइन की भूमिका निभाने वाली एक 80 वर्ष की बुढ़िया औरत थी, चुन्नी बाला देवी। इस औरत का नाम भी याद रखना। यानी इंदिरा ठकुराइन की भूमिका किसने निभाई? परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अप्पू के 2.5 साल पाठ में इंदिरा ठकुराइन की भूमिका किसने निभाई, तो चुन्नी बाला देवी भी 2.5 साल तक काम कर सकी। यानी 80 साल की क्या पता कब उड़ जाए, हो सकता है ना ऐसे देहांत हो जाए। ये भी लेखक के सौभाग्य की बात थी। अब देखो, शूटिंग की शुरुआत में गड़बड़ हो जाती है। शूटिंग की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर के हम कलकत्ता से 70 मील दूर एक पालसीट नाम का एक गांव है, यहाँ पर यह गांव पूछा जा सकता है। जिस ये पाथेर पंचाली फिल्म अप्पू के साथ 2.5 साल है, इसमें एक्चुअल में पाथेर पंचाली में पहला जो सीन दर्शाया गया था, फिल्माया गया था, वो पालसीट गाँव का था। वहाँ पर रेल लाइन के पास में काश फूलों का एक बड़ा मैदान था। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है किसके मैदान में वो दृश्य दर्शाया गया, तो काश फूलों का। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में ये पूरा शूटिंग नहीं होनी थी। यानी एक दिन में इसकी शूटिंग हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं था, कम से कम 2-3 दिन लग सकते थे। पहले दिन क्या कि जगदात्री पूजा यानी दुर्गा पूजा का आयोजन है ना, अपने उत्तर भारत के बजाय बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे गणेश महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जगदात्री दुर्गा पूजा का एक त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ता हुआ अप्पू काश फूलों के वन में आ जाता है। यानी दुर्गा उसकी बड़ी बहन है और वो अप्पू उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ काश फूलों के वन में पहुंच जाता है। सुबह शूटिंग का काम शुरू किया लेखक ने, और सीन का आधा भाग चित्रित कर लिया था, यानी सीन का आधा भाग दिखाया था इन्होंने। लेकिन आगे क्या होता है, निर्देशक थे, छायाकार थे, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागंतुक होने के कारण बोर आए हुए थे। यानी नए नए आए थे, मन नहीं लगा था, बोर हो रहे थे बेचारे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर के हम घर पहुंच गए। तो 7 दिन के बाद में वो वापस शूटिंग के लिए उसी जगह पर आते हैं। लेकिन एक ऐसी घटना हो जाती है कि हम उस जिस जगह पर गए हम उस जगह को पहचान ही नहीं पाए। यानी काश फूलों के वन में आए थे, उसको वो पहचान ही नहीं पाए। कहाँ गए वो सारे, कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काश फूल? बीच के 7 दिनों में पता चला कि जानवरों ने सारे काश फूलों को खा दिया।
यानी सारे काशफूल थे वो जानवरों को चटाचट कर गए, खा गए, क्योंकि जानवरों को क्या पता है यहाँ पर फिल्म की शूटिंग होनी है, वो तो बेचारा अपना पेट भरने के चक्कर में खा लिए उन्हें। अब लेखक का फिर दिमाग खराब। अब अगर हम इस जगह का बाकी आधा सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन जो दर्शाया था ना उसके साथ उसका मेल नहीं खाता, क्योंकि लोग समझ जाते कि ये अलग अलग जगह के सीन लिए गए हैं, दृश्य फिल्माए गए हैं, तो इससे कंटिन्यूटी निर्धारित हो जाती है, यानी उसकी निरंतरता है, तारतम्यता है, वो गायब हो जाती, खत्म हो जाती, फिल्म का आगे चलने का कोई सवाल ही नहीं था। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने अगले साल शरद ऋतु में की, जब फिर से मैदान में काशफिलों से भर गया था, तब की थी, यानी 1 साल इंतजार किया। देखो फिल्मों में समय ऐसे लगता है। और उस समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लेने थे, लेकिन रेलगाड़ी के लिए इतने शॉट्स के लिए एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला था, एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर के दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां इस लाइन पर से जाती थी, ये पहले ही टाइम टेबल देख करके हमने जान लिया था कि एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियां जाती थी वहाँ पर, वो टाइम टेबल देख करके उन्होंने पता कर लिया था। उस स्टेशन पर हमारी टीम के एक अनिल बाबू थे, वो स्टेशन पर पहले ही चले जाया करते थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के साथ में केबिन में बैठ जाते, क्योंकि गाड़ी में के शूटिंग की जगह पास में आते ही, यानी गाड़ी जैसी शूटिंग के स्थान के पास में आती तो बॉयलर जिसमें कोयला डालना जरूरी था, ताकि काला धुआं निकले, और सफ़ेद काशफूलों का जो बाग था उसकी पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छे लगेगा, यानी ब्लैक व्हाइट पर ब्लैक का दृश्य है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वो बॉयलर में कोयले डालते थे, कौन? अनिल बाबू केबिन में बैठ के आ जाते थे। ध्यान रखना, अनिल बाबू का नाम भी पूछा जा सकता है। पाथेर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तो दर्शक पहचान ही नहीं पाते हैं कि पहले सीन हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया, यानी एक सीन में हमने 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया, पता ही नहीं चलता है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे आती रहती हैं। आज की जो डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों के युग में ये दृश्य इस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते, यानी वो तो कोयले का जमाना था। आर्थिक अभाव आ गया फिर, तो बहुत दिनों के लिए हम अलग अलग समस्याओं से हमें जूझना पड़ा। एक उदाहरण और देते हैं, लेखक अपने सारे अनुभव बताएंगे यहाँ पर, सत्यजीत रॉय। मूल उपन्यास जो था ना पाथेर पांचाली, इसमें अप्पू और दुर्गा के साथ में एक भूलो नामक कुत्ता भी था। यह पूछा जा सकता है कि उनके साथ कुत्ता कौन सा था, तो भूलो नामक। तो पालतू कुत्ते का उल्लेख था। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त कर लिया, गांव से लेखक ने एक कुत्ता प्राप्त कर लिया, और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा, यानी पालतू बन गया था। फिल्म में एक दृश्य ऐसा था कि अप्पू की माँ का नाम सर्वज्ञा है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि सर्वज्ञा वो अप्पू को भात खिलाती है, मतलब चावल, पके हुए चावल खिलाती है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठ करके अप्पू का भात खाना देख रहा है, यानी कुत्ते का भी मन ललचा रहा है कि थोड़ा बहुत मुझे भी डाल दे, होता है ना ऐसा। अप्पू के इस हाथ अप्पू के एक हाथ में छोटे छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है क्योंकि बच्चा है, और वह अपनी माँ की ओर पीट करके बैठ जाता है और तीर कमान खेलने के लिए उतावला हो जाता है। अप्पू खाते खाते क्या है कि कमान से तीर छोड़ देता है, और उसके बाद में वो खाना छोड़ करके तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वज्ञा बाएं हाथ में थाली और दाहिने हाथ में एक निवाला लेकर के अप्पू के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देख करके वह जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वज्ञा के हाथ पर है। भूलो कुत्ता का ध्यान किस पर है? सर्वज्ञा के हाथ पर, क्योंकि वो चाहता है कि भात की जो थाली है वो डाल दे और मैं वो भात खा लूँ। भात की थाली पर उसकी नज़र रहती है मूल रूप से। उसके बाद वाले शॉट में क्या होता है, हमने ये दिखाना था कि सर्वज्ञा भात की थाली है, उसमें जो बचा हुआ भात है वो गमले में डाल देगी और भूलो कुत्ता आएगा और वो भात खाएगा। लेकिन ये शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी। अब वहाँ पर समस्या हो गई, उसी के साथ हमने हमारे साथ जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अब सूरज की रोशनी क्या खत्म हुई, पैसे भी खत्म हो गए, तो शूटिंग वहीं पर रुक गई। अब आगे देखिए, 6 महीने बाद में वो सीन लेना था, फिर पैसे इकट्ठे हुए और हमने फिर उसी बोडाल गांव, अब ये सीन बोडाल गांव का है, ध्यान रखना, वो पोल्टिस गांव वाला है ना, पुलशिट वाला दृश्य तो बस वो काशफूलों के फूलों तक के था। फिर ये सीन का जो बाकी अंश है वो चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर हमें ये समाचार मिला कि भूलो जो कुत्ता वो इस दुनिया में नहीं रहा, कुत्ता ही मर गया। अब क्या करें? खबर मिली कि भूलो के जैसे दिखने वाला एक कुत्ता और है गांव में। अब लाऊ पकड़ कर उस कुत्ते को, अब कुत्ते को लाते हैं। सचमुच में ये जो कुत्ता है वो बहुत कुछ भूलो से मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग भूलो के जैसा बादामी था। यहाँ पर कुत्ते के रंग भी पूछा जा सकता है, बादामी रंग का। और उसकी दुम है, उसका छोर भी, दुम यानी पूंछ, वो भी भूलो की दुम की तरह, उसका छोरा वो भी सफ़ेद है। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमने ये दृश्य की शूटिंग पूरी कर ली। यानी अप्पू की माँ सर्वज्ञा है, वो भात जो थाली में था वो गमले में डालती है और वो कुत्तों खाता है और वो सीन ले लेते हैं। फिल्म देखते समय ये बात किसी को भी ध्यान में नहीं आती है कि एक सीन में हमने भूलो की भूमिका निभाने वाले 2 अलग अलग कुत्तों को काम में लिया है। अच्छी बात बताइए ना।
अपने को नहीं पता चलता है, फिल्मों में ऐसा होता है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं, आदमी के संदर्भ में भी एक ऐसी समस्या आ गई थी इनके साथ में। पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसी समस्या आदमी के लिए भी उलझना पड़ा था, जूझना पड़ा था उनको, कि एक श्रीनिवास नाम का एक व्यक्ति है जो मिठाई वाला है, जो घूम घूम करके मिठाई बेचता है। खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास में पर्याप्त पैसे नहीं है। एक कोई श्रीनिवास नाम का व्यक्ति है जो मिठाई बेचता है, परंतु अप्पू और दुर्गा के पास में पैसे नहीं है, तो मिठाई खरीद नहीं सकते बेचारे। इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। यहाँ पर ये मिठाई वाला है ना, वो मुखर्जी के घर के पास जा रहा है, तो मुखर्जी के घर के पास जाते हैं क्योंकि मुखर्जी एक अमीर आदमी है, वो पक्का मिठाई खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना ही बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक खुशी होगी, अप्पू और दुर्गा के लिए। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है अप्पू और दुर्गा को खुशी किस बात की हुई कि वो मुखर्जी हैं, वो मिठाई खरीदेंगे, मिठाई वाला उनको मिठाई देगा तो वो मन ही मन में खुश होंगे। ऐसा लगेगा उनको कि अपन ने मिठाई खरीद ली, जबकि वो नहीं खरीद रहे हैं, वो मुखर्जी खरीद रहे हैं। और एक दूसरा है कि श्रीनिवास जी किसके घर में जाकर के मिठाई देने के लिए जाते हैं, तो मुखर्जी के घर में। नाम श्रीनिवास याद रखना, वो मिठाई वाले का है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित करने के बाद में क्या हुआ कि शूटिंग कुछ महीनों के लिए हमें रोकनी पड़ी थी, स्थगित करनी पड़ी। पैसे हाथ में आने पर जब हम वापिस उसी गाँव में आए थे, शूटिंग करने के लिए आए, तो पता चला, यानी खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका वाले जो सज्जन थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो सज्जन भी मर गए, बोलो कुत्ता तो मरा तो मरा। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता कोई दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा, समस्या तो होनी थी। आखिर श्रीनिवास की भूमिका निभाने के लिए हमें जो सज्जन मिले थे, उनका चेहरा तो पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन उनका शरीर जो था वो पहले वाले श्रीनिवास जी जैसे मिलता जुलता था। तो इसलिए हमने ऐसा किया कि उन्हें हम दृश्य का बाकी जो अंश है उसमें चित्रित किया कि फिल्म में दिखाया, ऐसा दिखाई देता है कि एक नंबर जो श्रीनिवास जी थे वो बासवन से बाहर आते हैं, यानी मतलब वो क्या करते हैं, बाहर आते हुए उनका मुख दिखाई देता है। अब क्या हुआ कि उनका पीठ दिखाई देनी थी, और अगला जो शॉट है उसमें हमने दूसरे नंबर के श्रीनिवास जी को कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता हुआ दिखा दिया। एक तो सामने वाला, हाँ ये जा रहा है, इसका चेहरा है। अब क्या हुआ, ये कैमरा सामने है, अब इसकी पीठ के पीछे कैमरा लगा दिया, तो अब इसकी पीठ दिखाई देगी, यानी वो घर के अंदर घुस गया, चेहरा दिखाई नहीं दिया। ऐसा ही होता है ताकि लोगों को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। वह शॉट था, उसमें मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पाथेर पंचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन किसी को भी श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी को ध्यान में नहीं आई, और ऐसा मैंने नहीं सुना था कि श्रीनिवास की भूमिका निभाने में आपने दो व्यक्तियों को काम में लिया था, ऐसा नहीं हुआ। इस श्रीनिवास के सीन में ही शॉट के वक्त में हम बिल्कुल तंग आ गए थे। शॉट का वक्त शॉट लिया था ना, उस वक्त बहुत तंग आ गए थे, और वह भी अब भूलो कुत्तों की वजह से आए थे। अब ये भूलो कुत्तों वापस आएगा, देखो वो ऐसे था कि छोटे एक पुकुर था, एक तालाब था, वहां पर मिठाई वाला खड़ा था, दूसरी ओर मिठाई वाला खड़ा था, और इस बार अपने घर के पास में अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि मिठाई होती है ना तो बच्चों को अच्छी लगती है, तो वो ललचाई नज़रों से देख रहे। क्यों मिठाई खरीदोगे, उसने आवाज़ दी श्रीनिवास ने। मिठाई वाले के इस सवाल को वे ना में जवाब दे दे। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है कि हम भी चलेंगे। वो मुखर्जी के घर की ओर जाता है, तो वो कहते हैं कि हम भी इनके पीछे पीछे चलेंगे, हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं, और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा हुआ भूलो जो कुत्ता, वो छलांग लगा करके उसके पीछे दौड़ने लगता। हमें ऐसा सीन लेना था कि ये कुत्ता छलांग लगा करके दौड़े, लेकिन मुश्किल ये थी कि ये कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ कुत्ता नहीं था, इसलिए वो दौड़ा नहीं। इसीलिए क्या था, ये बताना बहुत मुश्किल था कि ये अप्पू और दुर्गा के साथ भागता है या नहीं भागता है। तो कुत्ते के मालिक से हमने ये कहा कि जब अप्पू और दुर्गा भागने लगे, तब आप इस कुत्ते को इनके पीछे भागने के लिए कहना ज़रूर, कि ये जब अप्पू और दुर्गा भागेंगे तो आपका कुत्ता भी भागने लगे, ऐसा कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहा है, कुत्ता तो मालिक की आज्ञा मान ही नहीं रहा है। अब लेखक परेशान, इधर मेरा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, मुझे बार बार ये चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट कट, कि इस सीन को मत लो, ये काट दो काट दो, बहुत मुश्किल थी। अब धैर्य के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था, यानी धीरज रखने के सिवा। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो उसका पालतू कुत्ता लग सकता था, नहीं अपना पालतू कुत्ता पीछे दौड़ेगा तो। आखिर मैंने दुर्गा से को अपने हाथ में थोड़ी सी मिठाई छिपाने के लिए कहा, और वह कहा कि कुत्ते को दिखा करके दौड़े, यानी ऐसा कहा कि दुर्गा तुम थोड़ी सी मिठाई ले और कुत्ते को दिखा और दौड़ती रहे। तो इस बार कुत्ता उसके पीछे भगा, और हमने अपने इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया। अब थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ अब मौज हो गई। पैसे की कमी फिर आ गई, तो बारिश का ये दृश्य चित्रित करने की बहुत मुश्किल आई थी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बरसात के दिन आए, पैसे पास में नहीं थे, इसी कारण शूटिंग बंद रही।
आए और चले गए बरसात के दिन। बरसात के दिन क्या करेंगे। आखिर जब हम हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना आ चुका था। शरद ऋतु में निभृत आकाश में के दिनों में शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चों को, कैमरों को, तकनीशियनों को साथ में लेकर के रोज देहात यानी गाँव में बैठा रहता। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई नहीं देता। यानी कोई काला बादल आए, लेखक कहता है कि मुझे लगता था कि बरसात होगी, मेरी इच्छा, मैं ऐसी इच्छा करता था वह बादल बहुत बड़ा आए और बरसने लग जाए। यानी एक आकाश में बहुत बड़ा काला बादल आए और वो आकर के झमाझम बरसने लग जाए। आखिर एक दिन क्या हुआ कि वैसा ही हुआ। शरद में भी आसमान में बादल छा गए थे, धुआंधार बारिश शुरू हो गई थी और उसी बारिश में भीग करके दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास में आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे के चिपक करके बैठ के दुर्गा कहने लगी, नेबूर पात्रा कर्मचा हे वृष्टि गरेजा। नेबूर पात्रा कर्मचा, नेबूर का मतलब नींबू, पात्रा मतलब पत्ते, कर्मचा मतलब पीले होंगे, कि नींबू के पत्ते पीले हो गए हैं, हे वृष्टि हे छाया तू अब तुम्हारे घर जा। इसका मतलब ये बंगला भाषा में है, इसका हिंदी अर्थ होता है कि नींबू के पत्ते पीले हो गए हैं, अब हे बरसात तू तेरे घर जा। बरसात ठंड, अप्पू का बदन है वो खुला था, जो प्लास्टिक के कपड़ों से ढक करके कैमरे को आंखें लगाकर देखा तो वह ठंड के कारण छिरे रहा था। यानी बेचारा कंपी छूट रही थी अप्पू को, छोटा सा ही तो बच्चा था। शॉट पूरा होने के बाद में दूध में थोड़ी सी एक ब्रांडी मिला करके दी, थोड़ी सी अंग्रेजी शराब। भाई बहन का शरीर गर्म गर्म किया। उन्होंने पाथेर पंचाली फिल्म देखी। वे जानते ही हैं कि शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ था वो, यानी बरसात का सीन बहुत अच्छा आया था। अब क्या हुआ कि शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बेडोल ग्राम बहुत अच्छा था। गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल ग्राम हमें अधिक उपयुक्त लगा। उसमें क्या था बोडाल ग्राम में कि अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव का मैदान, खेत, पुकर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बोडाल गांव में थी ये सारी बातें, और आसपास में हमें मिली थी। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बन गए हैं। उस ज़माने में वे नहीं थे, यानी उस ज़माने में पक्के घर वगैरह, रास्ते वगैरह नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा था बोडाल गांव में, और रहना भी पड़ा। इसलिए वहाँ पर के लोगों से हमारा क्या हो गया, परिचय हो गया। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन हुआ करते थे जिसे लोग सुबोधा कह करके पुकारते थे। वे 60-65 वर्ष के थे। उनका माथा गंजा था, यानी 60-65 साल के थे, माथा थोड़ा गंजा था। वे अकेले ही झोंपड़े में रहते थे। सुबोधा अकेले झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठ करके, एक बात और बता दूं, छोटी सी भूल गया मैं, ये नींबू पात्रा वाला पढ़ा था, तो देखो ये नीचे पंक्ति लिखी है, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल तू अब घर चला जा। नींबूर पात्रा करमचा हे वृष्टि गरेजा, कि नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल तू घर वापिस जाओ। ठीक है, अब आगे देखिए। दरवाजे पर बैठ करके वो सुबोधा खुद ही बात किया करते थे, बड़बड़ाते रहते। हम उस दिन हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, ये जान करके वो गुस्सा हो गए। यानी उनको जैसे पता चला कि फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं तो उनको बहुत बुरा लगा। हमें देखकर वे चिल्लाने लगते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है, यानी पागल आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास में बुला करके दरवाजे पर बैठा करके वायलिन पर लोकगीतों की धुनें भी बजा बजा करके सुनाने लग जाती, क्यों, पागल आदमी होता है बेचारा, कुछ भी कर देता है। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पर वो आदमी जा रहा है ना, देख रहे हो ना, वो कौन है जानते हो, वह रूजवेल्ट है, पक्का पाजी है। उसके मत से दूसरा एक आदमी था, वो चर्चिल है, एक हिटलर है, तो एक अब्दुल गफ्फार खान है। सभी के मतानुसार पाजी थे उसके दुश्मन थे, यानी सारे के सारे, कोई तो है रूजवेल्ट है, कोई हिटलर है, कोई चर्चिल है, कोई अब्दुल गफ्फार खान, सब मतलब दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी भी रहता था। उसके कारण भी हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी कभी तो भाइयों और बहनों कह करके और किसी राज के मुद्दे पर बहुत लंबा एक भाषण भी शुरू कर देता था। अब बताओ, ये लंबा लंबा भाषण देता, उधर वो बेचारे शूटिंग करते तो उनको समस्या होती। फुर्सत के समय में मैं उनके भाषण पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब हम शूटिंग के समय वह भाषण शुरू कर देता, हमारा साउंड का काम हो वो बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि साउंड के समय उसका भाषण आ जाता उनकी फिल्म में। और उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद नहीं की होती तो धोबी सचमुच में बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता। बेचारे रिश्तेदार थे, वो समझदार थे, वो उसको लेकर के चले गए। जिस घर में हम पाथेर पंचाली की शूटिंग करते थे उस घर में एकदम से ध्वस्त अवस्था में था, यानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसके मालिक कोलकाता में रहा करते थे। हमने उसके घर को क्या है कि शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके हमें शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में लगभग 1 महीना लग गया। उस घर के एक हिस्से में के पास में एक ऐसे भी कुछ कमरे थे जो हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखते थे। एक
कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन रखते थे, जिसमें साउंड रिकॉर्डिंग भूपेन बाबू बैठा करते थे। साउंड रिकॉर्ड कौन करता था? भूपेन बाबू। हम शूटिंग के वक्त में क्या करते थे? उन्हें नहीं देख सकते थे, यानी शूटिंग के समय भूपेन बाबू को नहीं देख सकते, वो दूसरे कमरे में रहा करते थे। फिर उनकी आवाज़ सुन सकते थे, फिर भी यानी वो आवाज़ देते सुन लेते। ये शॉट के बाद में हम उनसे पूछते साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू हाँ या ना में जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद में हमने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा भूपेन बाबू साउंड ठीक है? कोई जवाब नहीं आया। नहीं आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बहुत बड़ा सांप है उसके कमरे में खिड़की के नीचे उतर रहा है। वह देख करके भूपेन बाबू सहम गए थे, यानी बहुत बड़ा एक सर्प, वास्तु सर्प जो पीछे आया था ना शब्दार्थ में, वो उनकी बोलती बंद हो गई। उनकी क्या, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर स्थायी लोगों ने मना कर दिया। स्थानीय वहाँ के लोग थे, मना करने का हम उसे मार नहीं सके थे। वह वास्तु सर्प था, यानी उस घर में रहता था और बहुत दिनों तक हम वहाँ, बहुत दिनों से वह सर्प जो था वो वहाँ पर रह रहा था। अब इस अध्याय के अंदर देखिए, ये जो शब्द आए थे ना रूजवेल्ट, ये कौन है? जो कि सुबोधा कहा करते थे। रूजवेल्ट 1882 से 1945 तक, नाम था फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। 1933 से 45 तक वो FDR भी कहा जाता है। उन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था। रूजवेल्ट के काम में एटम बम बना था। चर्चिल जो थे 1874 से 1965 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। 1953 में इस साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था चर्चिल को। हिटलर जो तानाशाह था 1889 से 1945 जर्मनी का चांसलर रहा था। 1933 से 45 तक एक नाजी पार्टी का लीडर था ये हिटलर। अब्दुल गफ्फार खान अपने भारत के थे। 1890 से 1988 में पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के नेता थे वह मूल रूप से, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। इसी कारण उन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा था। इन्हें सीमांत के गांधी के नाम से जाना जाता है। ये जीके में बहुत बार पूछा जाता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान। आशा करता हूँ कि चैप्टर पूरा आराम से समझ में आया होगा। इतनी सी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं पूरे वीडियोस, पूरे चैप्टर्स आपको हूबहू वैसे उससे बेहतरीन ही कराने की कोशिश करूंगा। और ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी भी अब मैं दोपहर में एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे क्या है कि साथ साथ में प्रश्नोत्तर भी अपने चलते रहेंगे। कल से वो प्रश्नोत्तरी का वीडियोज़ आपको उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।